एकात्मक शासन व्यवस्था में जहां सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की बात होती है, यहां पर शक्तियों का हस्तांतरण हो सकता है। वहीं अगर हम संघात्मक के अंदर बात करें तो यहाँ शक्तियों का हस्तांतरण नहीं होता, बल्कि शक्तियों का वितरण होता है। समझ रहे मेरी बात? डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब जरा इसका मतलब समझ लेते हैं कि शक्तियों के हस्तांतरण और वितरण में क्या फर्क है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई स्टफ है, कुछ वस्तुएं हैं, मैं चाहता हूं कि उसमें से कुछ आपको दे दूं, तो मेरी चाहत पर निर्भर करता है कि मैं आपको हस्तांतरित कर दूं, तो मैं जितना चाहूंगा उतना ही दूंगा। लेकिन जब बात विभाजन की होगी तो विभाजन मैं नहीं करूंगा ना। जब दो लोगों के बीच विभाजन होना है तो विभाजन किसके द्वारा किया जाएगा? थर्ड पर्सन के द्वारा ना। थर्ड पर्सन जो लॉजिकल होकर, निष्पक्ष होकर विभाजन कर सके, और वहां विभाजन की शर्तें भी होंगी। ठीक है, तो संघात्मकता के अंदर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और यही कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर को अंजाम देगा। किसके किसके बीच? केंद्र व राज्य के बीच। क्लियर है ना ये बात? ठीक। अब देखिए, जहां सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होगी यहां भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? शक्तियों का हस्तांतरण करेगा, बंटवारा नहीं कर रहा है। और किसको हस्तांतरित कर देगा? संविधान अपनी शक्तियां केंद्र को। समझ रहे मेरी बात? अब सारी शक्तियां केंद्र के पास आ गई। अब मान लीजिए इधर कहीं राज्य है, तो अगर राज्यों को सपोज शक्ति चाहिए तो राज्य को शक्ति कहां से मिलेगी? संविधान से। संविधान अपनी शक्ति इसको दे दिया केंद्र को। अब राज्य को केंद्र अपनी मर्जी से शक्ति देगा, कितना देना है कितना नहीं, इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, केंद्र की अपनी चलेगी। समझ रहे मेरी बात? आवश्यकता पड़ने पर राज्य को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दिया, गवर्निंग पावर दे दिया, फिर जरूरत पड़ी तो छीन लिया, क्योंकि यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये भूल नहीं करेंगे कि जहां यूनिटरिज्म होगा, एकात्मक कोटि की राज व्यवस्था होगी, स्टेट गवर्नमेंट वहां भी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? ब्रिटेन में क्या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है? ब्रिटेन में स्टेट्स को काउंटीज बोलते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ रणजी क्रिकेट खेलते हैं, वैसे वहां काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, स्टेट लेवल क्रिकेट। स्टेट वहां भी है, गवर्नमेंट वहां भी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जो भी शक्तियां हासिल होगी वो किससे हासिल होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसका मतलब कि यूनिटरी सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कह लीजिए सामान्य भाषा में स्टेट, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए पूरी तरह किस पर निर्भर रहता है? सेक्टर पर। यह है एकात्मकता। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच, बताइए, स्वायत्त संबंध है, ऑटोनोमस रिलेशनशिप है? नहीं है। यहां पर राज्य केंद्र के अधीनस्थ हैं, है ना। तो स्टेट क्या होंगे? केंद्र के सबऑर्डिनेट होंगे, सबऑर्डिनेट। लेकिन यहां पर क्या होगा? बंटवारा करने वाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन बंटवारा करेगा तो कुछ ना कुछ तय शर्तों के आधार पे करेगा। अब बंटवारा कैसे कर सकता है? यहां देखिए जरा, डिवीजन ऑफ पावर तीन तरीके से होंगे। एक में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? सेंटर को स्टेट की तुलना में अधिक पावर दे देगा। दूसरा क्या करेगा? सेंटर और स्टेट्स को बराबर की शक्तियां। तीसरा, सेंटर की तुलना में स्टेट को अधिक शक्ति दे देगा। समझ रहे मेरी बात? यही बंटवारा होगा ना। अब मान लीजिए हम ऊपर वाली ही व्यवस्था को ले लेते हैं, जहां सेंटर के पास स्टेट की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। तो भी मान लीजिए जो थोड़ी शक्तियां स्टेट के पास होंगी, कम से कम स्टेट कह सकेगा ना कि हे सेंटर, ये शक्तियां मुझे तुम्हारे माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है, संविधान के माध्यम से प्राप्त। इसका मतलब कि यहाँ सेंटर और स्टेट के बीच कैसा रिलेशन होगा? सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट। स्वतंत्र संबंध होगा, अधीनस्थ संबंध नहीं होगा। हाँ, केंद्र अधिक शक्तिशाली हो सकता है, राज्य कम शक्तिशाली हो सकता है। बावजूद इसके जो थोड़ा भी राज्य के पास होगा, राज्य उसी में स्वायत्त महसूस करेगा, ऑटोनोमस फील करेगा। ठीक है, ये संघात्मकता की विशेषता है। अब देखिए, इसी संघात्मकता में डिवीजन ऑफ पावर के बदलाव के आधार पे तीन अलग अलग फॉर्मेट्स आपको दिख रहे हैं। एक में सेंटर अधिक पावरफुल, स्टेट कमजोर। दूसरे में सेंटर स्टेट दोनों बराबर के शक्तिशाली। तीसरे में सेंटर कमजोर, स्टेट बलवान। ऊपर वाली व्यवस्था को ही संघ बोला जाता है, बीच वाले को परिसंघ, और तीसरे वाले को महासंघ। महासंघ। अब देखिए, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है? हाँ, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। इसका मतलब कि इस संघात्मक व्यवस्था के अंदर हमने ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो किया है ना। सेंटर विल एंजॉय ग्रेटर पावर कंपेयरिंग टू। क्लियर है बात? इसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि भारत में कैसी संघात्मकता है? यूनियन प्रकार की संघात्मकता। अब जरा देखिए, ये जो यूनियन प्रकार की संघात्मकता, जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी तरफ से पावर का डिवोल्यूशन करता, हस्तांतरण करता, ये शक्तियों का। मान लीजिए मेरे पास 10 कलम है और मेरी इच्छा की कि आपको 2 कलम दे दूं, या मान लो 3 कलम दे दिया, मुझे किसी से राय लेने की जरूरत नहीं। ये एक अवस्था हुई। दूसरी अवस्था ये हुई कि 10 कलम तटस्थ रूप से पड़ी हुई है, आप एक न्यूट्रल इंडिविजुअल हैं, थर्ड पर्सन हैं, आप आगे बढ़े और उस 10 कलम में से 8 कलम मुझे दे दिए, 2 इनको दे दिए। हो तो गया बंटवारा। लेकिन इस बंटवारे से प्राप्त जो शक्ति है इनके पास, बताइए, पहले वाले कंडीशन की तुलना में अधिक है कि कम है? कैसे अधिक हो गई? व्यवहार में तो कमी है ना। अभी 2 कलम है आपके पास। वो अलग बात है कि आप उसी 2 कलम पे चौड़ा रह सकते हैं कि हाँ, ये आप नहीं दिए हैं, तो व्यवहार नहीं हुआ ना। वो सैद्धांतिक रूप से ऐसा हुआ कि भाई हम स्वायत्त हैं, लेकिन हकीकत में आपके पास तो 2 ही कलम है। संविधान नहीं देता, अगर मैं अपनी मर्जी से देता तो हो सकता है 3 कलम दे दूं। चलिए, दोनों का उभयनिष्ठ सिस्टम निकालते हैं, इनकी उभयनिष्ठता पे बात करते हैं। मान लीजिए पहली परिस्थिति में आपको 3 कलम हासिल हुई, मेरे पास 7 कलम। जाहिर सी बात है, कलम के मामले में मैं रीच हूं। दूसरी बात,
मैंने पेन्स में से कुछ पेन आपको हस्तांतरित नहीं किए, बल्कि किसी और ने बंटवारा किया मेरे और आपके बीच। बंटवारे के माध्यम से जो आपको हासिल हुआ वो भी आपको कम ही हासिल हुआ, यानी बंटवारे के बदौलत जो प्राप्त हुआ वो प्राप्तियां कम है, और मेरे द्वारा किए गए हस्तांतरण के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है उसकी भी प्राप्तियां कम है। दोनों सिस्टम अलग है, एक जगह हस्तांतरण हुआ, दूसरी जगह बंटवारा, लेकिन लवोलुआब तो वही है, पावर के नाम पर बराबर ही आपके पास पावर, तो दोनों ही परिस्थितियों में एक सा पावर। अब देखो एकात्मकता में क्या होता है, एकात्मकता में यही होगा ना कि सेंटर पावरफुल होगा, स्टेट कमजोर होगा, यही ना। संघात्मकता के इस फॉर्मेट में क्या होगा बताओ, सेंटर पावरफुल स्टेट। मेरा इशारा समझ गए मैं क्या समझा रहा था आपको। तो मान लीजिए आप सैद्धांतिक रूप से मानकर चलें कि भाई हम सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन से शक्तियां हासिल हुई है, सेंटर को भी कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल हुई है। अरे कहीं से भी हासिल हुआ हो, सेंटर पावरफुल है ना आपसे, आप सेंटर की तुलना में कमजोर हैं। हाँ, आप फेडरल रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ी जितना यूनिटरी रास्ते पर आते हुए आपको करनी पड़ती, मतलब इस कंडीशन में। हाँ, अगर हम दूसरी कंडीशन में आ जाए कि सेंटर और स्टेट दोनों बराबर रूप से पावरफुल है, तो यहाँ यूनिटरिज्म की तुलना में, एकात्मवाद या एकात्मकता की तुलना में, एकात्मवाद नहीं सॉरी, एकात्मकता की तुलना में आप मजबूत स्थिति में है, यहाँ पर बेहद मजबूत स्थिति में। लेकिन अगर संघात्मकता के इस ऊपर वाले स्वरूप की हम बात करें, तो आपको नहीं लगता कि इसमें और एकात्मकता में कोई फर्क नहीं है? मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था पाई जाती है, आप देखेंगे उसमें एकात्मकता के लक्षण अधिक हैं। आप यूं कह लीजिए कि वो लगभग एकात्मक है। वो अलग बात है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको ट्रेन की यात्रा करनी थी, सड़क से चले गए, मुकाम वही हासिल हुआ, रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि फिर भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति को एकात्मक ही क्यों नहीं बोल देते, संघात्मक बोलने की क्या जरूरत है? अरे इसलिए नहीं बोलते कि ऊपर वाली ये कंडीशन है, देख रहे हैं ना। हाँ, हर कंसेप्ट के अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। यू ही मुंह उठाए कैसे बोल देंगे? जहां पावर का डिवोल्यूशन होगा, पावर का हस्तांतरण होगा, वहां संघात्मकता का तकनीकी पक्ष जस्टिफाई होगा ही नहीं। संघात्मकता के लिए पावर का वितरण होना चाहिए, और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वितरण की शर्तें होनी चाहिए। एकात्मक व्यवस्था में संभव है कि भारत की संघात्मकता में राज्यों को जितनी शक्ति है ना, हो सकता है इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था है और इंग्लैंड की केंद्र सरकार अगर चाहे तो अपने राज्यों को अधिक से अधिक शक्तिशाली बना दे। फिर भारत के राज्य क्या कहेंगे? वी शेयर कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप विद सेंटर। लगाते रहो नारा, कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप। पावर ही नहीं है तो बने रहिए पावरफुल बिना पावर के, ऐसा होता है। तो भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक इसीलिए है कि हमने शक्ति के विभाजन के स्वरूप को अपनाया है अपनी संवैधानिक योजना में। आप देखिए ना, आप चले जाइए पार्ट 11, पार्ट 12, 7वीं अनुसूची, देख रहे हैं केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा किया गया। एकात्मकता होती तो ये बंटवारा और उसकी शर्तें संविधान में नहीं होती। क्लियर है ना ये बात? हाँ, लेकिन हमने ऐसी संघात्मकता अपनाई जिसकी हालत बिल्कुल एकात्मक जैसी है। तो अब चूंकि संघात्मकता के भी लक्षण है और एकात्मकता के भी लक्षण है, लक्षण तो है ही भाई व्यवहारिक रूप से, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो है संघात्मक ही ना। अब जैसे मान लीजिए एक बेहद बलशाली व्यक्ति है, बीमार पड़ गया, थोड़ा कमजोर हो गया, और दूसरा व्यक्ति पहले से ही कमजोर है, तो हो तो गए बराबर ही। तो हमने संघात्मकता अपनाई, लेकिन अगर होलिस्टिक रूप से देखा जाए तो ये एकात्मकता के भाव ही बिक गई। इसलिए कई लोग इंडिया की नेचर ऑफ पॉलिटी को क्वासी फेडरल कहते हैं, अर्ध संघात्मक कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि तकनीकी रूप से तो संघात्मक है, लेकिन जब हम एंड रिजल्ट देख रहे हैं ये तो लगभग एकात्मक है। तो व्यवहार में एकात्मक, सिद्धांत में संघात्मक। भाई व्यवहार में एकात्मक में क्या होता है? केंद्र पावरफुल होता है। हम संघात्मक है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ केंद्र पावरफुल है कि नहीं? एकात्मक में राज्य लगभग अपनी हर जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं। हमारे यहाँ संघात्मकता है, फिर भी राज्य लगभग अपनी हर जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर है कि नहीं? अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो सारी चीजें हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि भारत की राज व्यवस्था की प्रकृति को क्या नाम देंगे, तो क्या जवाब होगा आप? भाई जो तकनीकी रूप से, जो सैद्धांतिक रूप से है, उसी के साथ जाएंगे ना, बोलेंगे संघात्मक है। लेकिन व्यवहार में ये कैसा प्रतीत होता है? एकात्मक। और इस तरह से एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का मिला जुला स्वरूप है, लिहाजा इसे अर्ध संघात्मक भी कह सकते हैं। तो अब इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स पाएंगे जो एकात्मकता को इंगित करेंगे। सेंट्रलाइजिंग, देखो जहां सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी एग्जिस्ट करे समझिए एकात्मकता, जहां डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखे समझिए संघात्मकता। अब बताइए भारतीय संविधान में निहित वे सारे प्रोविजंस जो सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर डिवीजन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सारे प्रोविजंस को फेडरल प्रोविजंस आप बोल सकते हैं कि नहीं? फेडरल प्रोविजंस, हाँ, क्योंकि पावर डिवीजन से संबंधित हैं। ठीक है।